चाणक्य नॉलेज हब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एम लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था का सार संक्षेप श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस क्रम में इस सार श्रृंखला का पहला भाग प्रस्तुत किया जा चुका है और ये आज दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश शासन ने प्रयास किया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करे ताकि धीरे धीरे भारत पर शासन का शिकंजा कस सके। इसी क्रम में 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। यानी जितनी भी शक्तियां थीं वो सब ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यानी पहले कंपनी भी शासन करती थी और वहाँ ब्रिटिश शासन भी चलता था, लेकिन अब सीधे चला गया महारानी विक्टोरिया के अधीन। गवर्नर जनरल पद का नाम भी बदल दिया गया, वो वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तो प्रश्न आएगा कि किस अधिनियम द्वारा वायसराय पद का सृजन किया गया, तो वो है 1858 के अधिनियम द्वारा। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और 1858 के अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। साथ ही द्वैध शासन प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। 1858 के अधिनियम द्वारा एक नए पद का सृजन भी किया गया, जिसको कहते हैं भारत के राज्य सचिव का पद, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित की गई। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था ये जो राज्य सचिव था, और जो भी यहाँ पर जो कार्रवाई करता था उसके लिए ब्रिटिश संसद को जवाब देता, यानी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी, यानी मतलब उसको सलाह देती थी वो 15 सदस्यीय परिषद, और परिषद का अध्यक्ष भी उसको भारत सचिव को बना दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है और उसके पश्चात इस अधिनियम के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो निगमित निकाय थी। मतलब जो भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी जिसका निगमन किया गया था और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का भी अधिकार था। साथ ही उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था, यानी ये भारत और इंग्लैंड मुकदमा कर सकती थी ये परिषद, और साथ ही इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। 1858 के जो अधिनियम था उसका प्रमुख उद्देश्य कहा गया कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार है, लेकिन बात कुछ और थी। दरअसल ब्रिटिश शासन भारत पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था, इसलिए उसने कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया और कहा गया कि ये प्रशासनिक मशीनरी में सुधार के लिए लाया गया। इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था इस अधिनियम द्वारा जो प्रावधान लाए गए। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, मतलब जैसा पहले प्रशासन चल रहा था वैसा ही चलता रहा, लेकिन उसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो ये एक बड़ा कदम यहाँ पर हो गया। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं। जिस तरह से 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन ने भारत पर शिकंजा और मजबूत किया, ठीक उसी तरह से 1861 के अधिनियम द्वारा शिकंजा
और अधिक कसने का प्रयास किया। लेकिन उसके लिए यह कहा गया कि 1861 का कानून भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए लाया गया है। वायसराय कुछ प्रतिनिधियों को या कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विस्तारित परिषद में शामिल किया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1861 के अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जैसा आप लोगों को पता है कि 1773 के अधिनियम द्वारा जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 1833 के अधिनियम द्वारा वह अपने चरम पर पहुंच गई थी, उसको 1861 के अधिनियम द्वारा पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया गया। 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। 1861 अधिनियम द्वारा वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 के अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरुआत की, तो उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। अब ये होती क्या है? इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, अर्थात एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभार उसे दिया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था, मतलब वह इस काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश भी पारित कर सकता था। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के, यानी उसको परिषद की अनुमति आवश्यक नहीं थी, वायसराय बिना परिषद की अनुमति के या संस्तुति के अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी वैसे जो सामान्य निर्णय थे वो वायसराय अपनी काउंसिल की मदद से करता था, यानी काउंसिल उस पर सिफारिश करती थी, आपस में निर्णय होता तब करता था। लेकिन वायसराय आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अधिनियम पारित कर सकता था और इस अधिनियम की अवधि 6 माह होती थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह पसंद आया होगा।